सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्डनेस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस सीरीज का यह छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो में हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो यदि आपने उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने क्या किया था इससे पहले वाले वीडियो तक। इसको क्या है, यहाँ काफ़ी ब्लर आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है इस पीडीएफ में। तो हमने क्या किया था कि पीपीटी के फॉर्म में नोट करके वहाँ से डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप दूसरे क्वेश्चन को बीच में घुसेड़ रहे हैं, तो इसलिए हम अब जो है इसी पीडीएफ से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि which property of metal withstand the continuous bending and twisting of the metal। थोड़ा सा हमारे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिगर में प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन वॉइस से क्लियर करते चलेंगे। बोला गया है कि धातु की कौन सी विशेषता उसे निरंतर मुड़ने और झुकने की शक्ति देती है। यानी बेंड होता है, जो है बेंड भी होता है, ट्विस्ट भी होता है। तो किस मटेरियल मतलब किस प्रॉपर्टी की वजह से? ऑप्शन मिल जाता है ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, टफनेस या फिर मैलिएबिलिटी। तो वो मुड़ भी रहा है, बेंड भी हो रहा है, ट्विस्ट भी हो रहा है, तो वह टफनेस प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ पर सी ऑप्शन मजबूती आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉपर ना दिख रहा होगा, तो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट। यानी बोला गया है कि ग्रेविटी फीड जो है, गुरुत्वाकर्षण फीड लुब्रिकेंट का सबसे उत्तम उदाहरण है। तो देखिए हमारे जो है लुब्रिकेंट देने की 3 विधियां होती हैं, उसमें से एक है ग्रेविटी फीड। तो बोला गया है कि ग्रेविटी फीड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन दिया गया ग्रीस गन, रिंग लुब्रिकेटर, टेल लुब्रिकेटर या फिर डी में मिल जाता है विक फीड लुब्रिकेटर। तो ये विक फीड लुब्रिकेटर जो है ये हमारे जो है ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्रेफाइड क्या है? लिक्विड लुब्रिकेंट है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है, सॉलिड लुब्रिकेंट है या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि हमारे जो लुब्रिकेंट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा होता है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और चौथा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, सॉरी तीसरा। तो ये 3 जो है हमारे लुब्रिकेंट के टाइप होते हैं, 3 प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं। तो वही पूछा गया कि जो ग्रेफाइड है ये किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपने सुना होगा कि जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन मटेरियल के लिए हम कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं, कूलेंट यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है और ग्रेफाइट एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पिग आयरन इज प्रोडक्ट बाई। यानी जो आपका पिग आयरन होता है वह किससे बनता है, कौन सी फर्नेस से बनता है? ऑप्शन मिल जाता है क्यूपोला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस या इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो आपको बता दें कि जो पिग आयरन होता है ये हमारा लोहे का अशुद्ध रूप होता है और ये जो है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, जब हम अयस्क के रूप में धातु को खदानों से निकालते हैं, खानों से, तो वहाँ से क्या है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसको सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है और वहाँ से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हमारा होता है
पिग आयरन, उसमें भी बहुत सारी उस अशुद्धियाँ होती हैं। फिर हम उसको जो है कुपोला फर्नेस में, फिर और अगली फर्नेस में, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में शुद्ध करते हैं। तो पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस में, बात्या भट्टी में तैयार होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच एलिमेंट इफेक्ट मैक्सिमम द फोर्ज एबिलिटी ऑफ द स्टील। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्पात की यानी स्टील की फोर्ज योग्यता को निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभाव डालता है, यानी जो है कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्या सिलिकॉन मटेरियल है, मैग्नीज है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है। तो जो आपकी फोर्जिंग एबिलिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है वह है आपका कार्बन कंटेंट। कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि वाइट मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो वाइट मेटल है वह किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन मिल जाता है कॉपर एंड टिन, कॉपर जिंक एंड टिन, या फिर मिल जाता है सी ऑप्शन में कॉपर लेड टिन एंड एंटीमनी, या फिर डी में मिल जाता है कॉपर जिंक टिन एंटीमनी। तो देखिए वाइट मेटल में जिंक की मात्रा नहीं होती है, उसमें केवल कॉपर होता है, लेड होता है, टिन होता है और एंटीमनी। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि एंगल प्लेट इज यूज्ड फॉर टर्निंग, ड्रिलिंग एंड बोरिंग और एनी अदर ऑपरेशन ऑन ए फर्नेस विच। बोला गया है कि वह पृष्ठ सिरा पर एंगल प्लेट को ड्रिलिंग, फोर्जिंग दूसरे क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन मिल जाता है कि पैरेलल टू द फिनिश्ड सरफेस, क्या सरफेस के पैरेलल, फिनिश सरफेस के पैरेलल रखा जाता है, या फिर परपेंडिकुलर एट द फिनिश्ड सरफेस, क्या फिनिश्ड सरफेस के लंबवत, या फिर एट 45 डिग्री ऑफ द फिनिश्ड सरफेस, या फिर एट 90 डिग्री टू फिनिश्ड सरफेस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एंगल प्लेट जो होता है टर्निंग में, ड्रिलिंग में, बोरिंग में, किसी भी ऑपरेशन में सरफेस के साथ कैसे रखते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एंगल प्लेट हो गया। अब एंगल प्लेट में जब जाप को रखते हैं तो क्या है, फिनिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी 90 डिग्री पर रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन निकल के आएगा, परपेंडिकुलर टू द फिनिश्ड सरफेस, यानी जो परिष्कृत सतह है उसके जो है लंबवत रखा जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनादर नेम ऑफ स्लिप गेज। तो स्लिप गेज का दूसरा नाम बताना है। तो स्लिप गेज का जो दूसरा नाम होता है वह जॉनसन गेज होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज मीन्ट बाय नॉमिनल साइज ऑफ ए शाफ्ट। शाफ्ट के नाम मात्र आकार का क्या अर्थ है। नॉमिनल साइज का मतलब क्या है, क्या लोअर साइज, लोवेस्ट साइज, या फिर मैक्सिमम साइज, बेसिक साइज, या फिर एक्चुअल साइज। तो नॉमिनल साइज को हम बेसिक साइज भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मूलभूत आकार सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पार्ट इज इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ 25 प्लस माइनस 0.03 mm, इट्स हाई एंड लो लिमिट इज। यानी बोला गया है कि आपका कोई पार्ट है जिसका बेसिक साइज क्या दिया गया है 25 मिलीमीटर, और प्लस में और माइनस में दोनों में 0.03 मिलीमीटर की सहिष्णुता यानी टॉलरेंस दी गई है। तो इस कंडीशन में आपका जो है हाई लिमिट एंड लो लिमिट क्या होगी। तो देखिए 0.03 दोनों में है, तो बेसिक साइज में 25 प्लस 0.03 इसको कर देंगे तो 25.03, ये आपका हो गया क्या, हाई लिमिट। तो 25.03 बी ऑप्शन में मिल रहा है और डी ऑप्शन में मिल रहा है। और लो लिमिट को जब माइनस करेंगे 0.03 को 25 में माइनस करेंगे तो
97 आपका आ जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन में 25 ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में दिया गया है। तो इसलिए राइट आंसर जो आपके निकल के आएगा वह डी ऑप्शन 25.03 आपका हाई लिमिट हो जाएगा और लो लिमिट 24.97 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेथ बेड इज प्रेफर्ड बाय द फॉलोइंग ऑपरेशन, यानी लेथ बेड को निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो क्या उसको जो है रफिंग द्वारा तैयार करते हैं, फाइलिंग द्वारा, स्क्रैपिंग द्वारा या फिर चिपिंग द्वारा। तो जो आपका लेथ मशीन का बेड होता है उसको स्क्रैपिंग मेथड से तैयार किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, यानी बहु उत्पादन में निम्नलिखित प्रकार का लेथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है टूल रूम लेथ, बेंच लेथ, टरेट लेथ या फिर प्रिसीजन लेथ। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, टरेट लेथ। टरेट लेथ को जो है हम मास प्रोडक्शन में, किसमें, मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जो कि एक बहु उत्पादन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ चक इज यूज्ड फॉर होल्डिंग इरेगुलर जाब, यानी अनियमित टाइप के जाब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित प्रकार के चक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मेनली हमारे 2, 3 या 4 प्रकार के होल्डिंग चक होते हैं जिनका यूज हम लेथ मशीन में सामान्यतः करते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जो है वो क्या है, आपका 3 जबड़ा वाला चक और 4 जबड़ा वाला चक है, जिसको फोर्जा चक बोलते हैं और इसको थ्रीजा चक बोलते हैं। थ्रीजा चक को जो है सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं और फोर्जा चक को रिवर्सिबल चक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इरेगुलर जाब को जो है होल्ड करना है। तो हम क्या है, थ्रीजा चक से 3 सतह वाली जाब को होल्ड कर सकते हैं, 6 सतह वाली जाब को होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो राउंड शेप में हो उसको जो है होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि अनियमित आकार के जाब को होल्ड करना है। तो अनियमित जाब को होल्ड करने के लिए अनियमित शेप को यहाँ पर फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा होल्ड करते समय जाब को पकड़ते समय टाइम लग जाता है, बट इसकी एक्यूरेसी थ्रीजा चक के अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्जा चक आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, द पॉइंट एंगल ऑफ डॉट पंच इज, तो डॉट पंच का एंगल पूछा गया है, पॉइंट एंगल। तो डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री जो है आपके प्रिक पंच का होता है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको कि टू प्रिवेंट डिफ्लेक्शन ऑफ हैवी रॉड्स ऑन लेथ मशीन द फॉलोइंग एक्सेसरी इज यूज्ड, यानी लेथ मशीन पर भारी छड़ों को विस्थापन से रोकने के लिए यह साधन प्रयोग किया जाएगा। यानी भारी रॉड को, हैवी रॉड को आपको होल्ड करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप लेथ मशीन में जो है सेंटर टू सेंटर जाब को होल्ड करेंगे। तो जब सेंटर टू सेंटर जाब को होल्ड करना होता है तो टेल स्टॉक को भी सपोर्ट में लेंगे, लेकिन उस कंडीशन में विस्थापन को रोकना है, यानी डिफ्लेक्शन को रोकना है। तो वहाँ पर एक बीच में युक्ति लगा दी जाती है जिसको बोला जाता है स्टडी रेस्ट। तो इसका यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि लेथ बेड इज मेड ऑफ, यानी लेथ बेड जो आपका होता है वह किस मटेरियल से बना होता है। तो लेथ बेड हमारा जो है कास्ट आयरन से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड पूछा जाता है कि लेथ मशीन का जो बेड होता है, ठीक है, वो आपका बेड होता है वो आपका कास्ट आयरन से बनाया जाता है, लेकिन उसका रीजन क्या है, किस रीजन के। तो इसकी जो है
कहा जाए कंप्रेशन क्षमता जो है ज़्यादा होती है, जो झंझनाहट होती है, कंपन होती है, तो वो क्षमता ज़्यादा होती है इसकी।